हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आज के इस वीडियो लेक्चर्स में हम हेलो एल्केन की सीरीज को आगे बढ़ाएंगे, जो कि हमारा इस समय मैकेनिज्म चल रहा है। एलिमिनेशन रिएक्शन के मैकेनिज्म पर हम डिस्कशन कर रहे हैं। आप सबसे बड़ा प्रश्न ये होता है कि कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जो 11th में अच्छी तरीके से पढ़ाई नहीं किए हैं। तो 11th में जो अच्छी तरीके से पढ़ाई नहीं की, उनके लिए काफी बेनिफिशियल होगा कि 12th में वो मैकेनिज्म को सीख कर वो समझ सके कौन सा रिएक्शन E1 को दे रहा है, कौन सा E2 को दे रहा है। इसलिए हम पूरे मैकेनिज्म के साथ इस पूरी सीरीज को आगे बढ़ा रहे हैं। तो आज की सीरीज में हम सबसे पहले पढ़ेंगे क्या, फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग द रेट ऑफ एलिमिनेशन रिएक्शन। फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग द रेट ऑफ एलिमिनेशन रिएक्शन पर हम डिस्कशन करेंगे और साथ किस किस के लिए बात करेंगे, E1 के लिए बात करेंगे और E2 के लिए बात करेंगे। कौन कौन से ऐसे फैक्ट होते हैं जो E1 को फेवर करते हैं, जो कौन से E2 फेवर करते हैं, हम उसी पर डिस्कशन करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहला हमारा है E1 रिएक्शन के लिए। E1 रिएक्शन में सबसे पहला लिखा गया नेचर ऑफ सबस्ट्रेट। तो शायद जनरली हम लोग जानते हैं कि जो हमारा E1 रिएक्शंस होता है, जो हमारा E1 रिएक्शंस होता है, वह E1 रिएक्शंस 2 स्टेप का होता है। कितने स्टेप होता है? 2 स्टेप होता है। और क्या बनाता है? कार्बोकेटायन इंटरमीडिएट बनाता है। कार्बोकेटायन इंटरमीडिएट अगर बना रहा है तो सबस्ट्रेट आप खुद समझ सकते हैं किस टाइप होना चाहिए। क्या सबस्ट्रेट हमारा इस टाइप होना चाहिए? क्या सबस्ट्रेट हमारा इस टाइप होना चाहिए? क्या सबस्ट्रेट हमारा इस टाइप होना चाहिए? और क्या सबस्ट्रेट हमारा इस टाइप होना चाहिए? अब आपको डिसाइड करना है ये कौन सा सबस्ट्रेट। जब ये मैकेनिज्म के थ्रू हम बात करेंगे तो ये कौन सा सबस्ट्रेट ऐसा है, क्योंकि E1 जो रिएक्शन होता है इसमें इंटरमीडिएट कार्बोकेटायन बनता है और पहले स्टेप में लीविंग ग्रुप बाहर जाता है। तो हम इसमें केवल सबस्ट्रेट को देख रहे हैं, बेस को हम नहीं देख रहे। तो बताओ पहले स्टेप में अगर ये लीविंग ग्रुप बाहर जाएगा तो कौन डिग्री कार्बोकेटायन बनाएगा? बताओ यहाँ पे जो कार्बोकेटायन बनेगा कौन सा डिग्री होगा? फर्स्ट डिग्री कार्बोकेटायन होगा। बोलो होगा कि नहीं? और अगर यहां से जाएगा तो यहाँ पे कौन सा कार्बोकेटायन बनेगा? बताओ सेकंड डिग्री कार्बोकेटायन बनेगा। और यहां से अगर जाएगा तो क्या बनेगा? थर्ड डिग्री कार्बोकेटायन बनेगा। इसका मतलब जो E1 रिएक्शंस होता है वो डिपेंड करता है कौन सा सबस्ट्रेट कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी ज्यादा देता है। तो मतलब स्टेबिलिटी आप कार्बोकेटायन इंटरमीडिएट से डिसाइड करेंगे कि हमारा E1 हो रहा है, किसमें E1 की रिएक्टिविटी ज्यादा होगी। तो E1 की अगर रिएक्टिविटी हम देखें तो बताओ सबसे ज्यादा रिएक्टिविटी किसकी होगी? टर्सरी की क्या होगी? सबसे ज्यादा होगी। फिर किसकी होगी? सेकेंडरी की होगी। फिर किसकी होगी? प्राइमरी की होगी। किसकी होगी? प्राइमरी की होगी। उसका रीजन आप खुद समझ सकते हैं। अगर यहां से ये कार्बोकेटायन के रिस्पेक्ट में हम देख रहे हैं, क्योंकि ये क्या बना देगा? RCH2 पॉजिटिव चार्ज यहां पर हो जाएगा और यहां पर आपका सेकेंडरी कार्बोकेटायन बनेगा। बोलो सेकेंड डिग्री कार्बोकेटायन बनेगा। और यहां पर तो पूछना ही नहीं है, यहां पे कौन सा डिग्री बनेगा? थर्ड डिग्री बनेगा। फर्स्ट डिग्री कार्बोकेटायन, सेकेंड डिग्री कार्बोकेटायन एंड थर्ड डिग्री। अब नाउ नेक्स्ट कंडीशन शायद हमारे सामने क्या है, नेचर ऑफ सॉल्वेंट। नेचर ऑफ सॉल्वेंट, बेसिसिटी, ये दोनों को हम देखो कैसे समझते हैं। नेचर ऑफ सॉल्वेंट का मतलब क्या? जो E1 रिएक्शंस होता है वह बिग बेस से होता है। किससे होता है? बिग बेस से होता है। तो बताओ अगर हम ये कह रहे हैं कि जो हमारा सॉल्वेंट है वो मोर पोलर, बताओ जैसे मोर पोलर कौन होता है? हम बात कर रहे हैं H2O हमारा है और क्या है? एल्कोहल। इसमें मोर पोलर कौन है? तो अगर H2O के साथ हम पोटेशियम हाइड्रोक्साइड रखें, किसको रखें? पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। और इस एल्कोहल के साथ हम किसको रखें? पोटेशियम हाइड्रोक्साइड रखें। मतलब एल्कोहल में क्या है? पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। वाटर में क्या है? पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। तो बताओ कौन सा बिग बेस बनाएगा, कौन सी स्ट्रॉन्ग बेस? यही से क्लियर कर ले। जब इनके बीच रिएक्शन होगा फिर वही बन जाएगा पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और जिसमें हाइड्रोक्साइड बेस होगा। लेकिन जब इनके बीच रिएक्शन होगा तो क्या बना देंगे? बताओ पोटेशियम एल्कोक्साइड बना देंगे। क्या बना देंगे? बताओ पोटेशियम एल्कोक्साइड बना देंगे। तो पोटेशियम हो जाएगा, एल्कोक्साइड हो जाएगा। और हमें शायद पता है कि जो एल्कोक्साइड होता है उसका बेसिक नेचर पोटेशियम हाइड्रोक्साइड से ज्यादा होता है। मींस दैट जो हमारा बेसिक नेचर होगा सबसे ज्यादा किसका होगा? बताओ ये आपका एल्कोक्साइड का ज्यादा होता है। किससे? बताओ हाइड्रोक्साइड से होता है। बताओ इसमें बिग कौन होगा? तो मतलब जो बेस हमारा बिग कौन होगा? हाइड्रोक्साइड हमारा बिग बेस होगा। मतलब जो बेसिसिटी होनी चाहिए क्या होता है? हमारा क्या होना चाहिए? बिग बेस होना चाहिए। बेस हमारा क्या होना चाहिए? बिग होना चाहिए। बेसिसिटी क्या होनी चाहिए? कम होनी चाहिए। और जो सॉल्वेंट होना चाहिए वो मोर पोलर। वाटर तो भैया मोर पोलर होता है, तभी क्या बन रहा है? ये बिग बन रहा है। तो इसका मतलब वाटर में पोलैरिटी क्या होनी चाहिए? पोलैरिटी क्या होनी चाहिए? पोलैरिटी हाई होनी चाहिए। पोलैरिटी क्या होनी चाहिए? हाई होनी चाहिए। और बेस कैसा होना चाहिए? बिग होना चाहिए। नाउ नेक्स्ट देख रहा है लिविंग ग्रुप।
लिविंग ग्रुप तो आपको पूछना ही नहीं। लिविंग ग्रुप में आप खुद समझ सकते हैं, अगर इस लिविंग ग्रुप में ये जो रिएक्शंस हो रहा है, अगर हमारे पास सबस्ट्रेट्स कॉमन है और उस कॉमन सबस्ट्रेट में अगर मैं बात करूं कौन अच्छा लिविंग ग्रुप होगा, फ्लोराइड होगा, कौन होगा, फ्लोराइड होगा कि कौन होगा, ब्रोमाइड होगा, कौन होगा बताओ, आयोडाइड होगा, कौन होगा बताएं। तो हमें पता है लिविंग ग्रुप के लिए सबसे पहले हम देखते हैं साइज, क्योंकि लिविंग ग्रुप प्रोबेबिलिटी किस पर दिखती है, साइज पर। जिसकी साइज बड़ी होती है उसमें लिविबिलिटी ज्यादा पाई जाती है। बताओ, इसका मतलब जो लिविंग नेचर होगा आयोडाइड का सबसे ज्यादा होगा, फिर किसका होगा, ब्रोमाइड का होगा, फिर किसका होगा, क्लोराइड का होगा, फिर किसका होगा, फ्लोराइड का होगा, फिर किसका होता है, फ्लोराइड को। तो लिविंग एबिलिटी अगर देखी जाए तो क्या होता है, जो हेलो ग्रुप होते हैं, जो लिविंग ग्रुप होते हैं हेलो में सबसे ज्यादा आयोडाइड, फिर ब्रोमाइड, फिर क्लोराइड, फिर फ्लोराइड। फ्लोराइड पुअर लिविंग ग्रुप में कंसीडर होता है, पुअर लिविंग ग्रुप में कंसीडर किया जाता है। कौन, फ्लोराइड सबसे पुअर लिविंग ग्रुप में कंसीडर होता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या है, E2 रिएक्शन। जो E2 रिएक्शंस होता है, E2 रिएक्शन भी किस पे डिपेंड करता है, नेचर ऑफ सबस्ट्रेट। नेचर ऑफ सबस्ट्रेट के बेसिस पर हम देखें, उसके साथ साथ मैं बताना चाहूंगा जो E2 रिएक्शन होता है वह ब्रांचिंग पर भी डिपेंड करता है कि उसका अल्फा पोजीशन और बीटा पोजीशन अगर ब्रांचिंग बढ़ेगी, अल्फा और बीटा पर अगर ब्रांचिंग बढ़ेगी तो स्टेबिलिटी E2 रिएक्शन की बढ़ जाएगी। स्टेबिलिटी E2 रिएक्शन क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। तो जरा देखें, यहां पर अल्फा है, ये क्या है अल्फा, ये क्या है बीटा है। तो बताओ पहले में अल्फा ब्रांचिंग बढ़ेगी, बताओ इसमें एक ब्रांच, इसमें कितने ब्रांच, दो ब्रांच। तो अल्फा पोजीशन पर और बीटा पोजीशन ब्रांचिंग बढ़ने से रिएक्टिविटी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। तो बताओ यहां पर कोई ब्रांचिंग, एक ब्रांचिंग है, इसमें कितनी बताओ, दो ब्रांचिंग, इसमें कितनी बताओ, तीन ब्रांचिंग है अल्फा पर। तो ब्रांचिंग बढ़ने से E2 रिएक्शन की रिएक्टिविटी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। लेकिन अल्फा के रिलेटिव बीटा में ब्रांचिंग की स्टेबिलिटी जो होती है वो ज्यादा होती है, दैट इज रेट ऑफ रिएक्शन उसका ज्यादा होता है। तो बताओ रेट ऑफ रिएक्शन बीटा का क्या होता है, अल्फा के रिस्पेक्ट में ज्यादा। तो जो कि आपको यहाँ पे एक्सपेरिमेंटली डाटा दिया गया है, रेट एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर। तो बताओ E2 रिएक्शन में अगर देखा जाए ये क्या है, फर्स्ट डिग्री, ये सेकंड डिग्री और थर्ड डिग्री। तो बताओ अगर रिएक्टिविटी ऑर्डर देखा जाए तो बताओ सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन है, थर्ड डिग्री है। बताओ ये तो मान लीजिएगा, तो ये बीटा के रिस्पेक्ट में बात कर रहे हैं, लेकिन जनरली अगर हम देखें इन तीनों के रिस्पेक्ट में देखें तो क्या होगा, थर्ड डिग्री, फिर सेकंड डिग्री, फिर क्या होगा, फर्स्ट डिग्री। सेम टू सेम E1 भी जैसा थर्ड डिग्री, सेकंड डिग्री, फर्स्ट डिग्री। मतलब E2 एलिमिनेशन और E1 एलिमिनेशन में दोनों चीजें क्या होती है, वही होती हैं। लेकिन प्रश्न ये होता है कि जो E1 होता है वो इंटरमीडिएट कार्बोकेटायन बनाता है और जो E2 होता है ट्रांजिशन स्टेट बनाता है। हमने E1 को देखा, वो बिग बेस के प्रेजेंटेशन में होता है, सॉल्वेंट की पोलैरिटी हाई होती है। लेकिन यहां पे क्या होता है, सबस्ट्रेट तो हमारा मैच कर रहा है, लेकिन और नेचर को अगर हम देखें तो क्या होता है, और नेचर में नेचर ऑफ लिविंग ग्रुप, नेचर ऑफ लिविंग ग्रुप में अगर हम देखें तो नेचर ऑफ लिविंग ग्रुप आप खुद देख रहे हैं कि एक अच्छा लिविंग ग्रुप कौन होता है, सभी सबस्ट्रेट कॉमन है, तो एक अच्छा लिविंग ग्रुप कौन है, आयोडाइड है। बताओ सबसे ज्यादा रेट ऑफ रिएक्शन किसका होगा, इसका होगा, क्योंकि इसकी साइज सबसे बड़ी होती है, फिर इसकी साइज होती है और फिर इसकी साइज होती है। बताओ तो रेट ऑफ रिएक्शन का क्या होगा, इंक्रीजिंग ऑर्डर। कौन सा बताओ, E2 का। कौन सा, E2 का इंक्रीजिंग ऑर्डर होता है। नाउ नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या होता है, स्ट्रेंथ ऑफ बेस। स्ट्रेंथ ऑफ बेस में आप जानते हैं कि जो E2 रिएक्शन होता है वो स्ट्रॉन्ग बेस, स्ट्रॉन्ग बेस के प्रेजेंटेशन में E2 रिएक्शंस होता है, किसके प्रेजेंटेशन में, स्ट्रॉन्ग बेस में। तो बताओ यहां पर हमें पता है कि एक अच्छा बेस कौन होता है, जिसके पास इलेक्ट्रॉन डोनेबिलिटी ज्यादा हो और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या हो, कम हो। तो बताओ यहां पर नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑक्सीजन से कम होती है और जिसके पास इलेक्ट्रॉन ये क्या करता है, इजीली डोनेट करेगा। लेकिन यहां पर ऑक्सीजन पर भी माइनस है, यहां पर भी माइनस है, लेकिन इसके साथ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा, क्योंकि इसके साथ प्लस आई ग्रुप लगा हुआ है, इसके साथ कोई प्लस आई ग्रुप नहीं लगा हुआ है। तो इसका मतलब बताओ जो बेसिक स्ट्रेंथ होगा वो किसका ज्यादा होगा, NH2 का ज्यादा होगा, फिर किसका होगा, इसका होगा, फिर इसका होगा। तो बताओ इसमें अगर देखा जाए एक स्ट्रॉन्गर बेस ये होगा रिलेटिव इसके, ये तो बिग बेस में काउंट होगा। सिमिलरली यहां पर आप देख रहे हैं ऑक्साइड डोनर है, यहां पर भी ऑक्साइड डोनर है, यहां पर भी ऑक्साइड डोनर है, लेकिन इसके साथ प्लस आई ग्रुप कितने लगे हैं, 3 लगे हुए हैं, इसके साथ 1 लगा, इसके साथ 2 लगा। बताओ अगर मैं इसको A कहूं, इसको B कहूं, इसको C कहूं, तो बताओ जब बेसिसिटी बढ़ती है, क्या बेसिसिटी बढ़ती है तो E2 रिएक्शन का रेट भी क्या होता है, बढ़ता है। तो बताओ इसमें E2 रिएक्शन सबसे ज्यादा किस में होगा, C में होगा, फिर किस में होगा,
ए में होगा फिर किस में होगा, बी में होगा, क्योंकि बेसिक स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा किस में पाया जाएगा, सी में, क्योंकि इसके साथ प्लस आई ग्रुप ज्यादा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होगी, ज्यादा होगी। इसके साथ प्लस आई ग्रुप 2 है, रिलेटिव से क्या इलेक्ट्रॉन कम, इसमें सबसे कम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होती है। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम ये बात करें कि यहां पर हम एक वर्ड और आपसे शेयर कर देते हैं, एक वर्ड और क्या होता है, नेचर ऑफ सॉल्वेंट। अभी हमने बताया नेचर ऑफ सॉल्वेंट की बात किया कि अगर सॉल्वेंट हमारा क्या है, ज्यादा पोलर है, अगर उसकी पोलैरिटी ज्यादा है तो वह किसको फेवर करता है, E1 को। लेकिन अगर उसकी पोलैरिटी क्या होती है, अगर उसकी पोलैरिटी क्या होती है, कम होती है, वो तो इसको फेवर करता है, बताओ, E2 को। ऐसा क्यों? सिमिलरली हमने बताया कि अगर पोटेशियम हाइड्रोक्साइड किसमें है, इक्वस में है, किसमें है, इक्वस में है, तो बताओ ये क्या बनाता है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड ही देता है, जिसमें हाइड्रोक्साइड बिग बेस होता है। लेकिन अगर ये पोटेशियम हाइड्रोक्साइड किसमें है, एल्कोहल में है, तो बताओ क्या देता है, बताओ, एल्कोहल में रहने पर क्या बना देता है, RO माइनस, दैट इज पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। जो एल्कोक्साइड होता है, उस एल्कोक्साइड का बेसिक स्ट्रेंथ हाइड्रोक्साइड से क्या होता है, ज्यादा होता है। बताओ स्ट्रॉन्गर बेस कौन है, बताओ, क्योंकि एल्कोहल हमें पता है एल्कोहल की पोलैरिटी वाटर से कम होती है, वाटर की पोलैरिटी ज्यादा होती है, H2O की पोलैरिटी हाई होती है, किससे, बताओ, एल्कोहल से। एल्कोहल पोलैरिटी क्या होती है, कम होती है। पोलर होते हैं, ऐसा नहीं पोलर नहीं थे, लेकिन पोलैरिटी कम और ज्यादा, तो यहाँ पे क्या होगा, स्ट्रॉन्ग, मतलब पोलैरिटी कम वाला जो सॉल्वेंट होता है वो किसको फेवर करता है, E2 को, और पोलैरिटी ज्यादा वाला किसको फेवर करता है, E1 को फेवर करता है। ये रहा, हम कैसे पहचान पाएंगे कौन सा E2 रिएक्शन के क्या क्या फैक्ट होते हैं, क्या क्या फैक्ट होते हैं E2 के, क्या क्या फैक्ट होते हैं E1 के। उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो लेक्चर अच्छा लगा होगा। लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, और ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करें,